हेलो एवरीवन। क्लास 10th एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th का पूरा फिजिक्स समाप्त किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से, और बायोलॉजी में पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम कहने का मतलब होता है कि वैसा प्रक्रिया जो जीवों को जिंदा रखने में सहायता करता हो, या वो क्रिया करके जीवों को जो जिंदा रखने में, जैसे श्वसन, परिवहन, परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सब क्या है, पोषण, ये सब क्या है, जीवों को जिंदा रखने में मदद करता है। तो वही क्रिया को हम एक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एक एक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम पादप जगत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जंतु जगत के बारे में कि पादप में कैसे प्रक्रम होता है, कैसे प्रक्रिया होता है पाचन का, उत्सर्जन का, उसके बाद जंतु में कैसे होता है। तो हम एक एक चीज़ को कवर करते चलेंगे, और एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए और वैसे वैसे टॉपिक को हम कवर करेंगे जो हाईलाइट हो और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। वो हम पहले से ही हाईलाइट कर चुके हैं, तो हम वही पॉइंट को कवर करेंगे, क्योंकि ये सब छोटे छोटे जो चीज़ हैं जो हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम हो, जैव, ये सब बाद में हम देखेंगे, या आपको भी टाइम मिलेगा तो आप एक सीरीज से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन हम हाईलाइट पॉइंट को पढ़ेंगे, कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, कहता है कि वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका के संक्रमित नहीं हो करते हैं। कहने का मतलब होता है कि वैसे विषाणु, वैसे वायरस होते हैं जो जब तक किसी जीव में प्रवेश नहीं कर जाते हैं तब तक वो लिविंग थिंग्स का जो प्रक्रिया है या लिविंग थिंग्स का व्यवहार नहीं करता है, सजीव का व्यवहार नहीं करता है। जब तक वो बाहर है तब तक वो निर्जीव है, जब तक किसी जीव में प्रवेश नहीं कर जाता है तब तक वो क्या है, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। कहता है जैव प्रक्रम क्या है। कहता है जीवों के अनुरक्षण कार्य निरंतर, यानी जीवों में अनुरक्षण का जो कार्य निरंतर रूप से करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। या दूसरे फॉर्म में इसे भी कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जो अनुरक्षण का काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ समान रासायनिक युक्तियां हैं। सॉरी, कहता है कि उपचयन और अपचयन क्या कहता है कि अणुओं के विघटन, यानी विघटन मतलब तोड़ना होता है। ठीक है, तो उसे समान रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन, उसका उपयोग करना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि श्वसन क्या है, तो पहले हम धीरे धीरे पादप में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सजीव में भी जंतु में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे उसका पोषण होता है, कैसे कैसे उसका श्वसन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यकता होती है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। वैसी विघटित पदार्थ या वैसे अवशिष्ट पदार्थ जिसे हम बाहर निकालते हैं, जैसे पसीना, सीबम, जिसे आप नेटा भी कहते हो, खखार कहते हो, लेट्रिन कहते हो, यूरिन कहते हो, ये सब क्या है, शरीर के लिए अवशिष्ट पदार्थ है। यानी वैसे पदार्थ जो शरीर के काम लायक नहीं हो उसे बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि पोषण क्या होता है। तो पोषण हम जानते हैं कि सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है और उसे कैसे उससे एनर्जी अवशोषित करता है। देखिए, कहता है कि जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी हरे पेड़ पौधे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही हैं खाना बनाने की प्रक्रिया में। ऐसा नहीं कि वो श्वसन करता है
तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, श्वसन करता है तो वो ऑक्सीजन ही लेता है, बशर्ते वो खाना बनाने के दरमियान क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कुछ जीवाणु भी ऐसे हैं जो खाना बनाते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता से, यानी उसकी पूर्ति कौन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है। आगे पढ़ते हैं, आगे कहता है कि अन्य जीव जटिल पदार्थों के उपयोग करते हैं, इन जटिल पदार्थों के सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। वैसे केमिकल जो चीज़ आप खाते हो उसे विघटित करने में जो मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। समझ में आया, नहीं दिख रहा था, सॉरी। देखो ये कह रहा था कि अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि ये जीव संरक्षण मतलब प्रोटेक्ट करना, संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम दैट मीन्स कह सकते हो कि वैसा लिक्विड, वैसा जो कह सकते हो, जैसे कहते हो ना दवाई खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, तो वैसा लिक्विड, वैसा द्रव जो कोई भी आप पदार्थ खाते हो उसको विघटित करने में, क्योंकि आप उससे ऊर्जा अवशोषित कर रहे हो तो उसको तोड़ना जरूरी हो जाता है। जैसे खाना एक प्रकार का, पोषण एक प्रकार का क्या है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है, तो उसे तोड़ना और उससे अवशोषित करना उसे हम क्या कहते हैं, और उसको मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जैसे कौन कौन, जंतु, कवक विषमपोषी होते हैं। जंतु कवक क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। तो पौधों को कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। ठीक है, और जंतु में कौन करता है, तो ग्लूकोज करता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसे होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिए जाते हैं। कहने का मतलब होता है कि ये जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो बनाता तो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो उपयोग नहीं हो पाता है उसे हम किस फॉर्म में संचित कर लेता है, तो मंड के फॉर्म में संचित कर देता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे किस तरह से खाना बनाता है पौधा, तो कहता है कि 6 CO2 लेता है वायुमंडल से और जमीन से अवशोषित करता है कितना, 12 H2O पानी लेता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है। वो बनाता क्या है, तो ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। ठीक है, और CO2 बनाता है और 6H2O बनाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि लिया पानी कितना, 12 यानी 12 अणु लिया, लेकिन वायुमंडल में छोड़ा कितना, तो 6 छोड़ा, यानी 6 ही अणु छोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे खाना बनाते समय खाना बनाने की प्रक्रिया में कितने अणु पानी के लेते हैं और कितने अणु छोड़ते हैं, तो 12 अणु लेते हैं और कितने अणु छोड़ते हैं, तो 6 अणु छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जितना अणु लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, उतना ही ऑक्सीजन का वायुमंडल में छोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता क्या क्या होती है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी करना होता है, और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, अपघटन मतलब तोड़ना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ठीक है, अब आगे देखिए ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए। आगे देखिए, मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड, मरुद्भिद कहने का मतलब होता है कि जो मरुस्थल में रहता हो, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता हो, ठीक है। मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। क्यों ऐसा करता है? ऐसा क्यों करता है? देखिए, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है इसे? क्योंकि यदि मरुस्थल में दिन में ही अपना भोजन बनाना स्टार्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, वहाँ बहुत गर्मी पड़ेगा, और बहुत गर्मी पड़ेगा तो जितना वो अवशोषित करेगा नीचे से पानी, और वो क्या करेगा, पूरा वाष्पित कर देगा। तो वो पौधा क्या होगा, उसका जो रंध्र है, यानी जो छिद्र होता है, जैसे हम लोग में क्या होता है, नाक होता है, तो वैसे ही पौधा में रंध्र होता है, बहु पत्ते में उनका रंध्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे आपके बॉडी में एक कहते हो ना कि रूह है, तो उसी टाइप का उनका भी होता है, तो वो उनसे सांस लेता है, जिसे हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। तो उनसे बहुत सारे क्या करेंगे, पानी का निष्कासन कर देंगे, तो या उत्सर्जित कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, पौधा का जो पानी है वो पूरा सूख जाएगा। इसलिए वो दिन में नहीं बना पाता है, इसीलिए क्या करता है, वो रात में अपना भोजन बनाता है, ठीक है। देखिए आगे आगे क्या कहता है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। देखिए, हर एक टीचर क्या बता देते हैं कि पौधे में क्लोरोफिल होता है, लेकिन होता कहाँ है, कि क्या कहता है कि पौधों में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल में ही क्या होता है, सॉरी, पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होने के कारण ही क्या होता है, पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि रंध्र क्या होता है, रंध्र के बारे में जानते हैं। रंध्र क्या होता है कि जैसे रंध्र आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ना, पौधे को जूम, पत्तियों को जूम करके ऐसा रंध्र होता है, ऐसा छोटा सा, आपको दिख रहा है, ये एक रंध्र है, ठीक है। ये रंध्र छिद्र है। ये क्या है, द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो छोटा छोटा बिंदी बिंदी टाइप का दिख रहा है ना, ये द्वार कोशिकाएं हैं। ये जो हरा हरा टाइप का दिख रहा है ना, ये हरित लवक होता है, ठीक है। ये बबल टाइप का छोटा छोटा, ठीक है, ये क्या होता है, हरित लवक होता है। देखिए, बंद रंध्र ऐसा होता है, थोड़ा सा चिपक जाता है, ठीक है, और खुला रंध्र ऐसा होता है, देखिए, ठीक है। पिक्चर को भी ध्यान से देखते रहिएगा तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, रंध्र क्या होता है कि जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप बोलते हो कि जो श्वसन का यानी गैसों का आदान प्रदान होता है सिर्फ पत्ती से होता है, नहीं, कहाँ से होता है, तना से भी होता है, जड़ से भी होता है, और पत्तियों से भी होता है। तो यदि ऑप्शन ऐसा आ जाए कि निम्न में से किन से श्वसन नहीं होता है, पौधों में किन से श्वसन नहीं होता है या गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है, तो आप ऑप्शन देख के टिक कीजिएगा, ठीक है। तो इन रंध्रों को प्राप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। इन जो क्या होता है, रंध्र होते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, जल की हानि भी होती है, ठीक है। अब कोई चीज़ खुल रहा है तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, ठीक है। देखिए आगे, इसीलिए क्या कहते हैं कि जो पत्ती हैं उनको समय समय पे धोना चाहिए, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, क्योंकि वो छिद्र क्या हो जाता है, रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बाहर में क्या होता है, बहुत सारे धूलकण, बहुत सारे फोटोन उड़ते रहता है, वहाँ पे जाके बैठ जाता है, और रंध्र उसका क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसीलिए समय समय पे धोना चाहिए पौधे को। आगे देखिए, आगे कहता है, स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, जड़ों की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। देखिए, जड़ जो होता है वो क्या क्या चीज़ लेता है मिट्टी से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, और क्या लेते हैं, मैग्नीशियम सरीखे, यानी और भी जो अन्य पदार्थ होते हैं, अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिनका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिक के संश्लेषण के लिए में किया जाता है।
इसे वो कार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। देखिए, ये नाइट्रोजन जो होता है ना, जैसे आप कहते हो ना कि गेहूं लगाने से पूर्व यदि उस खेत में कोई दलहनी पदार्थ हो, दलहनी जो पौधा हो, तो उस खेत में जो गेहूं है ज़्यादा उपज होता है। क्यों? क्योंकि जो दलहनी पौधा होता है उसमें एक जो जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन तो उस क्या होता है उस मिट्टी में वो उत्सर्जित करते हैं नाइट्रोजन, और वो मिट्टी में रह जाता है। वही अब फिर बाद में आप क्या करते हो, गेहूं बोते हो तो वहाँ क्या हो जाता है, ज़्यादा उपज होता है क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी क्या होता है? हम स्वपोषी पढ़ चुके हैं कि जो वैसा जीव जो क्या करता हो, किसी अन्य जीव पे आश्रित हुए बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी जो स्वपोषी पे आश्रित हो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है कुछ जीव पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। जैसे फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, कवक हो गया, ये सब क्या है कि बाहर ही पौधे को या कोई भी पदार्थ को विघटित कर देता है, उसके बाद अवशोषित करता है। जैसे जो अमीबा है वो क्या करता है, बाहर तो नहीं करता, अंदर जो खाना लेता है जिस तरह से, जिस प्रक्रिया द्वारा, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, फोगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फोगोसाइटोसिस। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि बाहर कौन कौन विघटित करके खाना लेता है, तो फफूंदी हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, कवक हो गया, ये सब बाहर ही विघटित करके खाना अवशोषित करता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्त अमरबेल होता है। किलनी जैसे चिमक्कन कहते हो ना, जो गाय भैंस पे होता है, उसको हम चिमक्कन कहते हैं। उसी को जो हिंदी शुद्ध हिंदी होता है किलनी बोलते हैं। ठीक है, जो हम सबके सर में होता है उसे हम क्या कहते हैं, जू कहते हैं। ठीक है, लीच हो गया, फीता कृमि हो गया, सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं, जो बिना किसी जो जिससे भोजन प्राप्त कर रहा है उसे बिना हानि पहुंचाए, हानि तो पहुंचाता ही है, लेकिन उसे बिना मारे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। देखो, जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, तो अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन कौन से, ये ध्यान रखिएगा, 3 ही है एक कोशिकीय जीव। कौन कौन, अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये तीनों क्या हैं, एक कोशिकीय जीव है, एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ही कोशिका से बना होता है, यानी पूरा जीव। हमें जो मेरी बॉडी है इसमें हर एक जो ऑर्गन है ये क्या है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन एक बॉडी बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, बॉडी बनाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे वो सब के बारे में। तो पहले यहाँ देखो कि एक जीव जो होता है ना, एक कोशिका जो होता है, वो एक कोशिका से एक जीव पूरा जीव बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखो, भोजन गति द्वारा पहुंचता है, तो किस गति द्वारा, तो पश्चाभ गति द्वारा। जो भोजन होता है, जो एक कोशिकीय जीव में जो भोजन होता है वो किस गति द्वारा भोजन पहुंचता है, तो पश्चाभ गति द्वारा। ठीक है, जिसमें अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो किस विधि द्वारा, तो फोगोसाइटोसिस विधि द्वारा। अब मनुष्य में आते हैं, मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो मनुष्य का जो आहार नाल है ना, उसको 32 फीट या एवरेज में कह सकते हो 9 मीटर भी होता है। ठीक है, 9 मीटर या 32 फीट होता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए कि मनुष्य का ये आहार नाल है, पूरा पाचन तंत्र कह सकते हो। देखिए, ये जिह्वा यानी मुख भी कह सकते हो, इसको मुख है। ठीक है, मुख में 3 जोड़ी जो होता है ग्लैंड होता है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर।
तो पैरोटिड होते हैं ना, ये मुख में सबसे बड़ा ग्रंथि होते हैं, मुख का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसमें टाइनिन होता है, क्या होता है? टाइनिन होता है, टाइनिन छोड़ता है। और जो सांप होता है ना, उसमें जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, उसमें फॉर्मिक अम्ल रखता है, ठीक है, जो फॉर्मिक होता है वो अम्ल रखता है। इसीलिए कोई भी जो सांप काटता है तो अपना विष जो होता है वो पैरोटिड ग्लैंड से ही छोड़ता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि 3 जोड़ी मुख में ग्लैंड होता है, कौन कौन? पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, तो ये होता है ग्रसिका। क्या होता है? ग्रसिका, जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ पे हो गया, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन स्टार्ट हो जाता है। पाचन जो होता है मुख से ही स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? मंड का भी पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। पूर्ण पाचन नहीं होता है मंड का, आगे जाएंगे तो अमाशय में भी पाचन उसका होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मुख होता है, यहाँ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, पूर्ण पाचन नहीं होता है लेकिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 3 जोड़ी क्या है? 3 जोड़ी क्या है? ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड, 3 जोड़ी, ठीक है, 3 जोड़ी हम कह रहे हैं। तो इस साइड में एक पैरोटिड ग्लैंड होगा, तो फिर उसके उस साइड में भी एक पैरोटिड ग्लैंड होगा, ठीक है। फिर सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, ठीक है। अब ग्रसनी में, ग्रसनी क्या होता है? कर्माकुंचन विधि द्वारा नीचे जाता है अमाशय में। ये मुख से अमाशय में कौन लेके जाता है? तो क्या, ईसोफेगस या ग्रसिका, एक इसी को कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाता है वो किस विधि द्वारा जाता है? कर्माकुंचन विधि द्वारा, ठीक है। आगे आते हैं, तो आगे जो होता है ये डायफ्राम होता है। जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो डायफ्राम का हम काम पढ़ेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। ये देखिए, ये लीवर होता है, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है पूरे बॉडी का, ठीक है। अब ये देखिए आगे, ये जो होता है ये अमाशय होता है, ये इसको पेट भी बोलते हैं या उदर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ, तो ये अग्नाशय होता है, एक छोटा सा ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये अग्नाशय होता है। अब ये आगे बढ़ोगे तो ये छोटा छोटा उलझा हुआ पार्ट जो दिख रहा है उसको क्षुद्रांत बोलते हैं या छोटी आंत बोलते हैं। ये जो बड़ा वाला दिख रहा है मोटा सा, ठीक है, ये वाला, ये बृहदांत होता है जिसको हम बड़ी आंत भी बोलते हैं। इसको पेरिसेसिका बोलते हैं, जिसको हम जो पूछ बोलते हो ना, तो वो पेरिसिका बोलते हैं इसको। फिर ये गुर्दा होता है, ठीक है, गुर्दा द्वार होता है जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हो। ये यकृत हो गया, ये वाला पूरा भाग जो हो गया ये यकृत हो गया, ठीक है। पित्ताशय को स्टोर करता है। तो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। आगे देखिए, एक एक चीज़ के बारे में पढ़ लिए हो, अब आगे देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में, इसका वर्णन देखते हैं। कहता है, जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं होता है, यह लाला ग्रंथि यानी जो ग्रंथि यानी लार ग्रंथि होता है। एक दिन में लगभग 1.5 लीटर जो लार होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। एक दिन में कितना? 1.5 लीटर लार उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। वास्तव में केवल जल नहीं होता है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस होता है जिसे हम क्या कहते हैं? लाला रस या लार कहते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। कहता है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। मंड जटिल अणु को क्या करता है? शर्करा में खंडित कर देता है। मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। ये पाचन कार्य अमाशय के भीति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, ठीक है। हम एंजाइम पढ़ेंगे, एंजाइम का एक लिस्ट ही बनाए हुए हैं, उसको हम एक बार में हम स्लाइड में पढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है, श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्लीय को क्या बनाता है? यानी जो श्लेष्मा होता है, जो श्लेष्मा कहने का मतलब होता है कि जो अमाशय है ना, यहाँ पे ये अमाशय है, इसके अंदर एक श्लेष्मा होता है, ठीक है। वो क्या करता है कि जो अम्लीय पदार्थ होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अम्लीय पदार्थ तो उससे हम क्या करते हैं? वो श्लेष्मा प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आगे देखें, अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में जाता है। क्षुद्रांत की जो लंबाई होती है वो कितना होती है? अमाशय से अब कहाँ जाएगा? क्षुद्रांत में जाएगा।
क्षुद्रांत का जो लंबाई होता है वो कितना होता है, 6 से 7 मीटर होता है। यह क्या होता है, अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है। सबसे लंबी भाग होती है तो इसका 3 भाग में हम बांटते हैं, जेजुनम, डेडुनम और इलियम। जेजुनम, डेडुनम और इलियम, ठीक है। याद रखिएगा, ऊपर वाले भाग को जेजुनम, बीच वाले भाग को डेडुनम, नीचे वाले भाग को इलियम बोलते हैं। ये पूरा भाग क्षुद्रांत होता है। सबसे बड़ी भाग होता है इलियम, ठीक है। इसमें जाके पूर्ण पाचन हो जाता है। इसमें जाके क्या हो जाता है, तो पूर्ण पाचन हो जाता है इलियम में जाके। ऊपर पाचन नहीं होता है, जेजुनम में भी नहीं, डेडुनम में नहीं, ठीक है। इलियम में जाके क्या हो जाता है, पूर्ण पाचन हो जाता है। और सबसे बड़ी भाग बड़ी क्षुद्रांत का कौन सा होता है, तो इलियम ही होता है। और जो इलियम होता है ना, ये कह सकते हो बड़ी जो छोटी आंत जो होती है, ये जो घास भूसा खाते हैं उसे सेलुलोज पचाने के लिए बहुत लंबी समय लगती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्षुद्रांत में घूमते रहता है। तो ये बड़ा होता है। जिस जो घास खाते हैं, जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, उसका क्षुद्रांत क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पाचन जो होता है वो सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी का क्षुद्रांत क्या होता है, छोटा होता है। तो आप इसमें बताइए कि मान लीजिए कि खरगोश है, बकरी है, और मान लीजिए कि शेर है, और मान लो कि मानव है, तो किसका जो क्षुद्रांत है वो छोटा होगा। तो आप ऑब्वियसली बोलिएगा क्या, कि शेर का जो है वो सिर्फ मांसाहारी है, तो उसका क्षुद्रांत क्या होगा, सबसे छोटा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थान होता है। यानी पूर्ण पाचन कहाँ हो जाता है, तो क्षुद्रांत में। स्टार्ट कहाँ हुआ था, तो मुख से, ठीक है। और मुख में क्या चीज़ का पाचन हो रहा था, तो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो, ग्लूकोज मिला के क्या बनता है, माल्टोज बनाता है। ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाता है, ठीक है। और देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बनाता है, सुक्रोज बनाता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके क्या बनाता है, लैक्टोज बनाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहता है कि अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, जो प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, ठीक है। इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज। यहाँ से याद रखिएगा कि प्रोटीन जो पाचन करता है वो ट्रिप्सिन करता है, और वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। यहाँ से ऐसे याद रखिएगा। देखिए, इसमें प्र है तो इसमें ट्र है, प्र तो ट्र, ठीक है। अब इसमें देखिए, ना प्रा है ना ट्रा है, कुछ नहीं है, तो सिंपल सा बसा पचाने के लिए लाइपेज। ये भी सिंपल शब्द लग रहा है लाइपेज, अब बसा भी क्या लग रहा है, सिंपल शब्द। इसमें प्रा है ट्रा है, तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन दिखेगा तो इस करके याद रखने में मदद कर मिलता है, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टार्च का जो पाचन होता है वो इमाइलेज करता है, और किस में बदल देता है, तो हाइड्रोलिसिस में, ठीक है। देखो, पेप्टाइड्स जो होता है पाचन जो करता है वो कौन करता है, पेप्टिडेज करता है, और किस में बदल देता है, तो ये किस में बदलता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। आगे पढ़ते हैं क्षुद्रांत के बारे में। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रबंध होते हैं, जिन्हें दृग्रोम कहते हैं। इन्हीं से अवशोषण होता है, दृग्रोम कहते हैं। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दृग्रोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन के अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों के मरम्मत में होता है। बृहदान्त जल का अवशोषण करता है। देखो, बृहदान्त जो होता है ना, उसमें पाचन नहीं होता है, उसमें अवशोषण होता है। बृहदान्त में पाचन नहीं होता है, क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। तो पूर्ण पाचन कहाँ हो जाएगा, छोटी आंत में। बृहदान्त में पाचन नहीं होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। जैसे विटामिन का, पानी का, ये सब यानी इसका पाचन नहीं होता है, इसका क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक आ गया श्वसन। क्या आ गया, श्वसन। तो श्वसन पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले
अणु होते हैं। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6। तो कार्बन की संख्या कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाले अणु के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पायरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। देखिए, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं अवायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम क्या कहेंगे वायवीय श्वसन। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे हम अवायवीय श्वसन कहेंगे, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा उसे हम क्या कहेंगे वायवीय श्वसन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी पूछ लेता है कि अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन करता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे अवायवीय श्वसन। चलिए, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरुवेट के अणु में विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। कितने देता है 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ होता है प्रदान कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित करता है और ऑक्सीजन लेता है, तो कहाँ लेता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये समझना जरूरी होता है। ये डाटा समझ गए तो आप श्वसन समझ गए। ठीक है, ये डाटा समझो। देखो, हमें डिफिनेशन पढ़ा था कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाले अणु होते हैं। ठीक है, इसे कोशिका द्रव, यानी कोशिका द्रव कहने का मतलब होता है कि कोई भी कोशिका यानी कोई भी सेल में जाएगा। ठीक है, अब वहाँ इसका विखंडन होगा। तो हर एक परिस्थिति अलग अलग होगा, हर एक जीव का परिस्थिति अलग अलग होता है। कोई ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सांस लेता है, कोई ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेता है, कोई ऑक्सीजन की जो पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाता है वहाँ भी शोषण करता है। तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पायरुवेट में 3 वायु में अणु लेता है और ऊर्जा भी लेता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जैसे ग्लूकोज है, खाना खाए, आपको ग्लूकोज मिला, वो कहाँ जाएगा कोशिका में, और कोशिका में जैसे ही जाएगा वहाँ अब उसको अलग अलग चीज़ मिलेगा। हो सकता है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकता है उसको ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति ना हो सकता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो। अब वहाँ जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन मिला तो वो उससे क्या बनाएगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, यानी ऊर्जा बनाएगा, और बदले में क्या बनाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 3 भागों में बटा कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH होता है। इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा बनाता है। ठीक है, और ये 2 कार्बन अणु बनाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितना बनाता है 2 कार्बन अणु बनाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहाँ होता है तो ईस्ट में होता है। ईस्ट एक जीव होता है उसमें होता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीजन को मतलब वहाँ ऑक्सीजन पूर्ण नहीं हो पाता है। जैसे कभी आप दौड़ लगाए हो तो उसका जो नीचे वाला जो मसल्स होता है, जिसको आप थाई बोलते हो, या फिर जो घुटना के नीचे जो मसल्स होता है, वहाँ कभी दर्द दिया है ना, तो वो क्या होता है, तो हमारे पेशी कोशिकाएं यानी वहाँ पे क्या होता है, दौड़ लगाते हो तो वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ण पूर्ति नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ क्या बनाने लगता है, लैक्टिक अम्ल बनाने लगता है, और लैक्टिक अम्ल ही क्या करता है, दर्द देने लगता है। इसलिए फिर कभी धीरे धीरे फिर उसको आप मसाज करते हो तो क्या होता है, वहाँ धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति होने लगती है और वहाँ क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल बनाना बंद हो जाता है, इसीलिए आपको दर्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ऑक्सीजन के अभाव में देखिए हमारे पेशी कोशिका में बनाती है, कोशिका मतलब कोई भी जो मसल्स होता है वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है C3H6O3, ऊर्जा बनाता है और 3 कार्बन अणु बनाता है। देखिए, ईस्ट 2 ही कार्बन अणु बना रहा था, ठीक है, और इथेनॉल बना रहा था, और इसमें 3 कार्बन अणु बना रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये तो जानते ही हो, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। ये डाटा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए ये आगे देखते हैं। कहता है एटीपी के विखंडन के लिए एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होते हैं जो कोशिका के अंदर होने वाले आंतरोष्म क्या होता है, एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करता है।
ठीक है। आगे देखिए एटीपी के बारे में। एटीपी प्लस फॉस्फेट ऊर्जा एडीपी बनाता है, एडिनो डाइफॉस्फेट, ठीक है, प्लस क्या बनाता है फॉस्फेट, तो क्या बनाता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये मिलके बनाता है। डाइफॉस्फेट यदि प्रोटीन मिल गया उसे तो क्या बनाएगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ठीक है। तो देखिए एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट संलग्नता खंडित होती है तो ये 30.5 किलो जूल पर मोल की तुलना में ऊर्जा मोचित करता है। तो एक एटीपी में कितना किलो जूल होगा, तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मोचित करता है। तो यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि एक एटीपी में कितने, एक एटीपी किसके बराबर होता है, 30.5 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। पौधा जो होता है गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। कभी ऐसा सोचे हो कि यदि विसरण विधि द्वारा हमारे जो बॉडी है उसमें विसरण विधि द्वारा यदि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया तक जाने लगे यानी ऑक्सीजन जाने लगे तो साल लग जाएगा, लगभग 3 साल लग जाता है, यानी मुख से पैर की अंगूठा तक जाने में 3 से 4 साल लग जाता है। एग्जैक्ट डाटा में नहीं पता, लेकिन यदि विसरण विधि द्वारा हुआ तो 3 से 4 विधि द्वारा हो जाए, 3 से 4 साल लग जाएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं, और लेकिन ऑक्सीजन करता है विसरण विधि द्वारा, ठीक है। देखिए जो जीव जल में रहते हैं वे जल का विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में जो विलय होते हैं जैसे H2O होता है, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो वही ऑक्सीजन क्या करता है, अवशोषित करता है जो जल में जीव होते हैं, जैसे कुछ जीवाणु हो गए, मछली हो गया, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, टेडपोल हो गया, ये सब क्या करते हैं, जल में विलय जो ऑक्सीजन होते हैं उसका अवशोषण करते हैं। जलीय जीवों का श्वसन दर स्थलीय जीवों के अपेक्षा द्रुत होता है। द्रुत मतलब जल्दी, ठीक है, जल्दी करता है। द्रुत मतलब कह सकते हो तेज, कह सकते हो तेजी से होता है, ठीक है। देखिए वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाता है। वायु शरीर के द्वारा कहाँ, जो वायु जो होता है शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाता है। बालों द्वारा निस्पंदन हो जाती है, निस्पंदन मतलब निकसती है, ठीक है। श्लेष्मा जो होता है नासा कपाट में होती है। श्लेष्मा कहने का मतलब होता है कि आप नेटा देखे हो, नेटा जो आप निकालते हो बाहर, उसको हम श्लेष्मा कहते हैं, ठीक है। नासा कपाट में होता है, जो कोई भी अवशिष्ट पदार्थ आप सांस ले रहे हो तो वो वहाँ जाके चिपक जाता है, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं। देखो ये नासाद्वार होता है, ये मुख होता है, ये ग्रसनी होता है, ये कंठ होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक हायोड बोन होता है, फांसी लगाता है कोई व्यक्ति तो ये हायोड बोन टूट जाता है, ठीक है। और ये जो श्वास नली है, श्वास जो नली है वो बंद हो जाता है, उसी समय क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसी समय तो नहीं, लेकिन जितना ऑक्सीजन है उसमें वो ऊर्जा को यूज करके उसके बाद मृत्यु होता है, लगभग 1 से 2 मिनट कह सकते हो, ठीक है। श्वास नली हो गया, ठीक है। ये कार्टिलेज होता है, उपास्थि बलय होता है इसको। ये कुपिका होती है, ये कुपिका होती है, ठीक है। एक जाल नुमा होती है, ये यहाँ पे होता है, देख रहे हो ये वाला, ये छोटा छोटा भाग, ये कुपिका होती है। ये श्वास नली होता है, ठीक है। फिर ये फुफ्फुस होती है, ये देखो पसलियाँ होती है, ये डायफ्राम होती है। देखो डायफ्राम पहले समझ लो। देखो कोई भी जो सांस लेता है, कोई व्यक्ति सांस लिया, ठीक है, तो सांस तो लिया, ठीक है, सांस लेते समय उनकी फेफड़ा क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। सांस लेते समय उसका फेफड़ा क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। अब वो सांस छोड़ रहा है तो डायफ्राम क्या करता है, उसको पुश करता है छोड़ने के लिए। डायफ्राम क्या होता है, पुश करता है उसको छोड़ने के लिए। कभी ऐसे सुने हो कि कोई भी व्यक्ति जो कोच पे से या कोई छोटे ऊंचे स्थान पे से गिर गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और पेट के बल गिरा वो मृत्यु हो जाती है, और छत पे से गिरता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा सुने होंगे। तो ये क्या होता है कि उसका डायफ्राम हो सकता है टूट जाता है और उसको सांस लेने यानी छोड़ने में मदद नहीं मिल पाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो फ्लोटिंग बोन है, जो यहाँ पे 2 फ्लोटिंग बोन होता है,
इधर भी 12, इधर भी 12 होता है, ठीक है। जो रिब्स की हड्डी होती है ये 12 इधर 12 इधर, बीच में एक होता है, 25 हड्डी होता है। तो जो दो फ्लोटिंग बोन होती है इधर भी, जो गर्भवती महिला होती है उसकी जो डायफ्राम होता है वो ऊपर चला जाता है। गर्भाशय बड़ा होने के कारण उसकी डायफ्राम क्या हो जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये फ्लोटिंग बोन ही मदद करता है उन्हें सांस छोड़ने में, ठीक है। इसीलिए देखते होंगे कभी कभी कि जो गर्भवती महिला होती है उनका बच्चा जो होता है डेवलप ज़्यादा, यानी 9 महीने के करीब आ जाता है, तो उनका जो होता है कि सांस जो फूलती है ज़्यादा, क्योंकि जो फ्लोटिंग बोन है वो जल्दी जल्दी काम नहीं करता है जितना डायफ्राम काम करता है, ठीक है। चलिए, ये उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे करते हैं। देखो, कहता है कि जब हम श्वसन अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है, यानी डायफ्राम क्या हो जाता है, सीधा हो जाएगा, तभी तो इसमें भरेगा ना पूरा। अब जैसे सांस छोड़ोगे ये टेढ़ा हो जाएगा, मतलब इस तरह से, देखो इस तरह से, ये जैसे सांस लिए ये सीधा हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब जैसे सांस छोड़ोगे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और फेफड़ा को पुश करेगा और सांस क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है, चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है, ठीक है। यहाँ समझ गए होंगे तो इसको अच्छे से समझ गए होंगे आप। देखो आगे, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है, जो हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय होते हैं, इसलिए इनका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होती है, ठीक है। देखो, यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगा, समझ रहे हो। यदि ये कुपिका जो आप ये देखे हो कुपिका, इसको यदि फैला दिया जाए तो 80 वर्ग किलोमीटर तक क्या हो जाएगा, वो ढक लेगा, ठीक है। किलोमीटर नहीं, वर्ग मीटर, ठीक है, 80 वर्ग मीटर तक वो ढक लेगा। देखो, हम बता रहे थे ना कि 3 वर्ष लग जाता है यदि विसरण द्वारा हुआ तो। देखो, यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर तक अंगुष्ठ मतलब अंगूठा तक पहुंचने में अनुमानतः कितना लग सकता है, 3 वर्ष लग सकता है। कितना वर्ष लग सकता है, 3 वर्ष लग सकता है, सोच सकते हो। आगे बढ़ते, देखो आगे कहता है कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होते हैं। यहाँ से परिवहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आगे ये श्वसन टॉपिक खत्म हुआ, अब हम आगे पढ़ते हैं परिवहन। देखो, रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होते हैं। रुधिर एक प्रकार का क्या है, संयोजी उत्तक है। यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहता है रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। तो प्लाज्मा किसका किसका वहन करता है, तो भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी को क्या करता है। देखो, हीमोग्लोबिन तो करता ही है, लेकिन प्लाज्मा भी करता है। और प्लाज्मा जो ब्लड होता है उसमें प्लाज्मा 90% होता है, 10% मान लो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो ये ज़्यादा मात्रा में कौन होता है, प्लाज्मा होता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाओं कोशिकाएं ले जाती है। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। लवण का वहन भी किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। ऑक्सीजन का वहन किसके द्वारा होता है, तो रुधिर के द्वारा होता है, यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा। रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा होता है। देखिए, हमारा पंप जो होता है पंपिंग हृदय जो होता है उसको जो पुश करता है, यहाँ से पूरे बॉडी में जाना, पूरे बॉडी से हृदय में आना, हृदय से फिर फेफड़ा में जाना, फेफड़ा से फिर किडनी में जाना, तो पूरा जहाँ परिवहन करता है वो कौन पुश करता है उसको, तो वो हृदय करता है। एक पंपिंग यंत्र होता है, ये पंपिंग तंत्र होता है, ठीक है। तो हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। जो ये वाला देखे हो ना शेप, ये नहीं होता है। जो हृदय बनाएगा ना, उसको बनाने के लिए एक कह सकते हो कि
ऐसे सिंपल सा नहीं बन सकता है। इसको बनाने के लिए कोई ना कोई योग्य व्यक्ति चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जो छपड़ी वाला होता है वो बना सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। देखो जैसे क्या होता है, फेफड़ा है, ये हृदय है, ये क्या किस साइड होता है, तो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अशुद्ध रक्त होते हैं, जो थोड़ा नीले कलर का दिख रहा है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो शुद्ध रक्त होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो जो पूरे बॉडी से जो रुधिर आता है ये कहाँ आता है, तो दायां आलिंद में आता है। कहाँ आता है, दायां आलिंद में। दायां आलिंद से कहाँ चला जाता है, दायां निलय में। दायां निलय से कहाँ जाता है, देखो दायां निलय से कहाँ जा रहा है, फुफ्फुस धमनिया में। फुफ्फुस धमनिया जो होती है यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाता है, फेफड़ा में। अब फेफड़ा से कहाँ चला जाता है, शुद्ध होके फेफड़ा से कहाँ जाएगा, तो बायां आलिंद में। कहाँ जा जाएगा, बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहाँ चला जाएगा, बायां निलय में। बायां निलय से कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रकुंचन जो होता है वो कितना होता है, 120 होता है, और संकुंचन जो होता है वो कितना होता है, 80 होता है। जो सामान्य हम बीपी कहते हैं वो कितना होता है, 120/80 होता है। ठीक है, और जो लो बीपी होता है वो 90 बट्टे कितना होता है, 70 होता है, और हाई जो होता है वो उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये हृदय समझ में आया होगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे कहता है कि ये थोड़ा सा समझ लो कि जो ये वाला चैम्बर जो होता है, हर एक जो जीव होते हैं उनमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। जो स्तनधारी होते हैं उसमें 4 चैम्बर होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर, दैट मीन्स ये कह सकते हो कि एक ये चैम्बर हो गया, दायां निलय, दायां आलिंद 2, बायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद, 4 चैम्बर हुआ ना। तो ये स्तनधारी में होते हैं, पक्षी में होते हैं ये 4 चैम्बर वाले। फिर मगरमच्छ में हो गया, घड़ियाल में हो गया, ये 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, 4 चैम्बर वाले। लेकिन उभयचर तो मगरमच्छ भी है। ठीक है, उभयचर कहने का मतलब होता है जो पानी में भी रह सकता है, स्थल पे भी रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो मछली में जो होते हैं 2 चैम्बर होते हैं, सरीसृप या उभयचर जो होते हैं वो 3 चैम्बर होते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल एक कह सकते हो कि क्या होते हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। पक्षी जो होते हैं और स्तनधारी जो होते हैं उनमें 4 चैम्बर होते हैं। देखो जल स्थल चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं के 3 कोशिकीय हृदय होते हैं। दूसरी ओर मछली में कितने होते हैं, 2 हृदय होते हैं। ठीक है, कितने हृदय होते हैं, 2 होते हैं मछली में। आगे पढ़ते हैं। समान प्रकुंचन दाब 120 होते हैं, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है, 80 में होता है। ठीक है, तो सामान्य कितना हो गया, 120/80। ठीक है, और जो सामान्य बीपी होता है वो कितना होता है, वो 120/80 होता है। आगे जो बीपी मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है, स्फैग्मोमेनोमीटर। क्या होता है, स्फैग्मोमेनोमीटर यंत्र होता है जो रक्तदाब को मापता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना। इससे रक्त प्रवाह के प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्राव हो सकती है। ठीक है, जो संकुंचन या प्रकुंचन ज़्यादा बढ़ा तो इससे क्या हो सकता है, जो नली है वो क्या हो सकती है, फट सकती है। बस समझे, तो सामान्य रहना भी क्या होती है, जरूरी होती है। आगे देखो, आगे कहता है नलिकाएं या रुधिर वाहिकाएं क्या होती है। धमनी वो रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, और धमनी की भित्ति जो होती है मोटी लचीली होती है, क्योंकि रुधिर जो होती है हृदय से उच्च दाब से नलिका से ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों के रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले आती है। तो यहाँ से ये आप समझो कि जो धमनी और शिरा के डिफरेंस के बारे में समझो, अंतर के बारे में समझो। जो धमनी होता है
वो क्या होती है, थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। और शिरा जो होती है वो पतली होती है, ठीक है। और धमनी जो होती है वो बॉडी के ऊपरी भाग में होती है क्योंकि मोटी होती है, और जो शिराएं होती है वो नीचे होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो धमनी में जो होती है वो शुद्ध रक्त प्रवाह करती है, और शिराएं जो होती है वो अशुद्ध रक्त प्रवाह करती है। लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है उसमें शुद्ध, ठीक है, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाह करेगा और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाह करेगा। लेकिन महाधमनी हो गया, महाशिरा हो गया, शिरा हो गया, ठीक है, धमनी हो गया, तो धमनी जितने भी हैं वो सब क्या है, उसमें शुद्ध रक्त, लेकिन जिसमें फुफ्फुस लगा दे वो क्या हो जाएगा, उसमें उसमें अशुद्ध रक्त प्रवाह करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्लेटलेट्स जो होता है, अच्छा इसमें भी और भी बता देते हैं कि जो धमनी होता है उसमें 180 mm का होता है जो प्रकुंचन होता है, 120 का जो प्रकुंचन होता है, और शिरा में उधर से जो लौटते वक्त कितना होता है, 80 होता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है वो किसके होता है, फाइब्रिन के होती है, जो फाइब्रिन का अनुरक्षण करता है। जो फाइब्रिन होता है वो प्लेटलेट्स जो होता है, जैसे प्लेटलेट्स समझते हो क्या, जो प्लेटलेट्स जिसका गिर जाता है ना, कहने का मतलब होता है कि जो बॉडी का जो एनर्जी है वो, क्या कह सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो रहने दो। देखो प्लेटलेट्स के बारे में, पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग क्या करती है, अवरुद्ध कर देती है। कहती है कि जो फाइब्रिन होती है ये पूरे शरीर में घूमते रहती है, जो प्लेटलेट्स में फाइब्रिन होती है, ठीक है, और ये पूरे शरीर में घूमते रहती है, और जहाँ रक्तस्राव मतलब कट गया वहाँ से क्या होता है, रक्तस्राव होने लगेगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, रक्तस्राव वक्त क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या होगा कि रक्तस्राव होने लगेगा, तो वहाँ से फाइब्रिन आएगा जो कि प्लेटलेट्स में होगा, फाइब्रिन आएगा, और जैसे ही वायुमंडल के संपर्क में आएगा वो क्या कर देगा, थक्का बना लेगा, ठीक है। देखो उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं, यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। किसमें, लसिका कह सकते हो या उत्तक तरल कह सकते हो। ये रुधिर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, लेकिन ये रंगहीन होते हैं। रुधिर भी तो रंगीन होता है लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन के कारण वो रेड दिखता है, ठीक है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन कौन करता है, लसिका करता है। देखो लसिका तो कर ही रहा था ना, एक और जो चीज था वो कर रहा था, क्या नाम था उसका, देख लो यहाँ पे, जो प्लाज्मा था वो भी भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वज्र पदार्थ का परिवहन कर रहा था, और लसिका भी कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखो, पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत होता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, दूसरे खनिज लवणों की जो मृदा निकटतम प्रचुरतम स्रोत होता है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों के कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं के निर्माण है। एक एंजाइम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित करते हैं। देखो सीधा याद रखो कि जो जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है वो प्रकाश संश्लेषण से बना पदार्थ जो होता है उसको क्या करता है, परिवहन करता है। जाइलम जो होता है वो एक दिवसीय होता है, मतलब एक दिशा में ही परिवहन कर सकता है, नीचे से ऊपर ही जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। लेकिन फ्लोएम क्या करता है, ऊपर से खाना लेके आता है, जो पत्ती जो होते हैं उनका क्या होता है, किचन कहलाता है पेड़ पौधे का। तो वहाँ से जो खाना बना वो पूरे नीचे तक फैलाएगा, और नीचे से जो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, ऊपर तक लेके जाता है। तो जो फ्लोएम होता है वो 2 दिवसीय होता है, और जो जाइलम होता है वो 1 दिवसीय होता है, ठीक है। चलिए, जल का परिवहन जाइलम उत्तक के जड़ों तथा तनों के
पत्तियों के वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जल जाल बनाता है। एक सतत कहने का मतलब होता है एक दिशा का जाल बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। वास्तव में कोशिका से जल का अणुओं का वाष्पन एक चूसन उत्पन्न करता है जो जल के जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जल का हानि क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। देखिए यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, जल की हानि हो रही है। नीचे से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ये मरुस्थलीय पौधे में ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ का पत्ती क्या होता है? छोटा छोटा होता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन करता है। प्रकाश संश्लेषण का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। और बहुत सारे अमीनो अम्ल का और अन्य पदार्थ का भी परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक एटीपी के प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होता है। यह उत्तक का प्रसारण दाब बढ़ा देता है, और उत्तक का प्रसारण दाब क्या करता है? बढ़ा देता है। आगे देखते हैं। आगे आ गया क्या? तो आगे आ गया उत्सर्जन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? पोषण पढ़ा, परिवहन पढ़ा, श्वसन पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। इसमें क्या पढ़ते हैं? हम 4 ही टॉपिक पढ़ने वाले थे। ठीक है, तो प्रक्रम में इनमें 4 तंत्र पढ़ने वाले थे। कौन कौन? तो पोषण, श्वसन, परिवहन। अब क्या पढ़ेंगे? उत्सर्जन। उत्सर्जन पढ़ते हैं। देखो, मानव में उत्सर्जन कैसे होता है? मानव उत्सर्जन तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग होता है। जैसे देखो, ये वाला जो दिख रहा है आपको क्या है? ये वाला, ये मूत्रमार्ग होता है, ये मूत्राशय होता है। ये लगभग जो होता है 500 ml जो होता है वो स्टोर इसमें होता है। ठीक है, और 1 से 150 ml इन मेल में 500 ml, फीमेल में 3 से 350 ml। ठीक है, मूत्राशय का स्टोरेज क्षमता होती है। 1 से 150 ml होगा तो उसे जो मूत्र का यानी उत्सर्जन का अभाव होगा, सॉरी क्या बोलता है उसे, फील होगा कि इसे अब हमें टॉयलेट जाना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 150 ml यदि होगा तो उसे कहाँ जाना चाहिए? उसे फील होगा कि हमें अब टॉयलेट जाना चाहिए। लेकिन इसकी क्षमता कितनी होती है? 500 होती है। अब ये देखो, ये जो होती है ये मूत्रवाहिनी होती है। ये जो होता है ये क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। ठीक है, और ये जो क्या होता है? वृक्क होता है। ठीक है, ये सीम के बीज की तरह दिखता है। इसकी जो होती है, बात समझ में आया? ठीक है, ये वाला ये 2 होती है, ये भी 2 होती है, ये 1 होती है और ये 1 होती है। ठीक है, देखो आगे। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी वज्र पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग होती है। यूरिया या यूरिक अम्ल कहाँ जाके अलग होती है? तो किडनी में। कहाँ होती है? किडनी में। कौन करता है? तो नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। ठीक है, आगे देखिए। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। इन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो किडनी की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बुआ? नेफ्रॉन। चलिए आगे देखिए। ये देखिए, ये नेफ्रॉन का पिक्चर बना हुआ है, देख लीजिए। इस तरह से ये धमनी हो गया, इसमें शुद्ध रक्त आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा। ठीक है, यहाँ से शुद्ध रक्त आया, ये आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूरिया ये सब क्या हो जाएगा? निकाल लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? इसमें यूरिया ज़्यादा है और यहाँ से क्या हो जाएगा? मूत्राशय में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा क्या होता है? निकालने, डायलिसिस जो बोलते हो ना, तो वो जो डायलिसिस होता है जिसका किडनी खराब हो जाता है उसे सब
सप्ताह या 2-3 दिन में डायलिसिस करवाना पड़ता है, उसे पानी कम पीना पड़ता है। ठीक है, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उन्हें डायलिसिस है, ठीक है, तो डायलिसिस करवाना पड़ता है, हर 2-4-5 दिन में करवाना पड़ता है। ठीक है, निकालने की एक युक्ति होती है। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि पूरा ब्लड लिया, उससे यूरिया अवशोषित किया, फिर वही ब्लड को शुद्ध करके कहाँ डाल दिया, बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं, उस विधि को अपोहन विधि कहते हैं। रोगी के रुधिर के इन नलिकाओं से परिवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर को अवशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, जैसे विसरण विधि कहने का मतलब होता है कि आप ये देखे हो ना कि पौधे में विसरण विधि द्वारा परिवहन होता है कुछ भी चीज़ का, तो इसमें भी हम अपोहन जो होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है। यद्यपि एक दिन में उत्पादित मूत्र आयतन कह सकते हो, आयतन वास्तव में 1 से 2 लीटर होता है। एक दिन में 1 से 2 लीटर मूत्र उत्सर्जित होता है। ठीक है, लेकिन वो शुद्ध करने कितना आता है, 180 लीटर आता है। ठीक है, आगे देखो, आगे तो समाप्ति हो गया। पादप में समझ लो उत्सर्जन कैसे होता है। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेजिन, जिसे कहते हो ना एक छोटा छोटा पदार्थ जम जाता है उसमें, तो इसे रेजिन कहते हैं। रेजिन के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप में भी कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास के मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पौधों में भी उत्सर्जित हो रहा है, किसका किसका, तो रेजिन का, गोंद का, पत्ती का। ठीक है, तो वो सब का क्या करता है, वो उत्सर्जित करता है, मतलब बाहर निकाल देता है अपने बॉडी से, वो हटा देता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। वृक्क जो होता है, वृक्क यानी किडनी। ठीक है, किसका होता है, पोषण का होता है, नहीं होता है। श्वसन का होता है, नहीं होता है। परिवहन का होता है, नहीं होता है। ये उत्सर्जन का भाग तो होता है, उत्सर्जन का ही तो भाग होता था जो वृक्क होता था, जो किडनी होता था। किडनी की इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होती है। पादप में जाइलम जो उत्तरदायी होता है जल का परिवहन के लिए, भोजन के परिवहन के लिए कौन सा होता था, अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए कौन होता था, तो फ्लोएम होता था। ठीक है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता था जो हम उधर पढ़े थे, क्लोरोफिल होता था, सूर्य का प्रकाश होता था। क्वेश्चन बन रहा है ना। चलो आगे हम पढ़ेंगे कौन सा, नियंत्रण एवं सामान्य वाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लगे रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।